नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। नो वन कैन गो बैक एंड मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, एनी वन कैन स्टार्ट फ्रॉम नाउ एंड मेक ए ब्रांड न्यू एंडिंग। तो बड़ी सरल सी बात है कि अगर काम करने आप जा रहे हो या किसी गोल के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि उसमें तैयारी करते करते गलतियां नहीं होगी, गलतियां होंगी, लेकिन आगे बढ़ते चलो गलतियों से सीख कर। ऐसा नहीं है कि दोबारा से ना पूरा पीछे जाओगे आप और दोबारा से नए सिरे से तैयारी करोगे फिर आगे बढ़ोगे। अभी जो आपके सामने मौका है ना, अभी जो समय है, तो उसी से अभी शुरुआत कर लो दोबारा। और दोबारा से ना इस तरीके से तैयारी करो, जो गलतियां उससे सीख कर आगे बढ़ो और एक ब्रांड न्यू एंडिंग करके बताओ कि मतलब काफी बढ़िया तरीके से आपने काम किया है। तो इस तरीके से ना आगे बढ़ना होता है जब आप किसी भी गोल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जिंदगी में आगे बढ़ने की आप कोशिश कर रहे हो। तो पुरानी चीजें को छोड़ो और जो अभी प्रेजेंट है उसके ऊपर फोकस करो और आगे बढ़ो। तो ये है आज का न्यूज़पेपर, ये है एडिटोरियल पेज। यहाँ पर कुल मिलाकर आज 5 एडिटोरियल्स हैं। तो पहले एडिटोरियल में वैक्सीन के बारे में बात करें कि अभी जैसे यहाँ पर भारत सरकार ने अनाउंसमेंट किया, फ्रंट पेज के ऊपर न्यूज है कि 18 साल से ऊपर की जितनी जितने भी की उम्र है, तो उसके लिए भी अभी वैक्सीनेशन ड्राइव खोल दी गई कि वो भी वैक्सीनेट अपने आप को करवा सकते हैं 1 मई से। ओके, तो अभी इसी के बारे में चर्चा की गई है। तो क्या क्या बातें यहाँ पर होगी, किस तरीके से, और भी काफी सारी बातें यहाँ पर हुई हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं सिर्फ वो वैक्सीनेट करवा सकते हो, तो इसके अलावा और जो बातें सबको डिस्कस करेंगे। दूसरी यहाँ पर बात है, महाराष्ट्र में अभी जो है ना पार्शियली लॉकडाउन लग रहे हैं, मतलब कि फुल लॉकडाउन तो नहीं लगा, पार्शियल लॉकडाउन जिसको हम कहते हैं कि थोड़ा देर रात को जैसे कर्फ्यू वगैरह लगा दिया। तो अभी उसी के चलते होम डिलीवरी ना, अगर जो भी चीज होम डिलीवरी होनी है घर पे पहुंचेगी, आप ऑर्डर करोगे ऑनलाइन। तो यहाँ पर कुछ वस्तुएं रखी हैं एज एन एसेंशियल सर्विस, मतलब कि ये एसेंशियल सर्विसेज है। तो अभी इसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क रह, मतलब काफी जो इकोनॉमिस्ट है इसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि ये एसेंशियल सर्विसेज में क्या क्या सर्विसेज हैं, क्या क्या नहीं। ओके, तो अभी इसी के ऊपर यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं इस आर्टिकल में। ये वाला जो आर्टिकल है, तो ये तीसरे नंबर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि अभी कोई ज्यादा गंदा शब्द ये नहीं रहा है प्राइवेटाइजेशन। तो जो माइंड सेटअप बना रहा है लोगों का कि प्राइवेट मतलब चीज जो है वो अलग रहती है, सरकारी अलग रहती है, तो प्राइवेट का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। तो अभी ये सब चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। तो जो वाजपेयी जी की सरकार थी 2001 में, तो उस समय जो इनिशिएटिव्स लिए गए थे उस समय के, सन 2000 का जो बजट था उसकी जो स्टेटमेंट थी, और अभी 2021 का जो बजट था उसकी जो स्टेटमेंट, तो मतलब काफी मैच कर रही है। तो अभी वही चीजें यहाँ पर बता रहे हैं कि कितना समय हमें लग गया, लगभग 20 साल लग गए उसी चीज को हमें आगे बढ़ाते बढ़ाते। तो मतलब किस चीज को आगे बढ़ाना है, तो इसके बारे में इस आर्टिकल में ही चर्चा करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि प्राइवेटाइजेशन का क्या अहम रोल है किसी भी देश की इकोनॉमी में। तो ये वाले जो दोनों आर्टिकल्स हैं, जो पहले वाला ये वाला जो आर्टिकल है ऑल हैंड्स ऑन दिस डेक, तो यहाँ पर भी कोरोना वायरस के बारे में ही बात की जा रही है कि कोरोना वैक्सीन की जैसे शॉर्टेज देखने को मिल रही है सप्लाईज में। ओके, तो अभी इनको डिटेल में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल, क्योंकि दोनों के दोनों आर्टिकल जो है ना ये कोरोना वायरस के बारे में ही है। और यहाँ पर बिल्कुल वही बातें की जा रही है कि जैसे जैसे शॉर्टेज हो गई सप्लाई की, तो उसको कैसे बढ़ाना है। तो यहाँ पर भी आत्मनिर्भर बनने की बात की जा रही है कि केसेस काफी बढ़ गए। ओके, राज्य में काफी केसेस बढ़ गए। ओके, इसके अलावा जो है वैक्सीन सप्लाई के लिए नए नए जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको और उनका निर्माण करना होगा। तो इनके दोनों के बारे में जो इंपॉर्टेंट जिस्ट होगा ना, वो इसी आर्टिकल में आपको दे दूंगा, पहले वाले आर्टिकल में। ओके, जो यहाँ पर इन दोनों आर्टिकल्स में बातें डिस्कस की गई हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये वाली जो न्यूज है, यहाँ पर भी बात करें कि लगभग जो है ना 4,500 करोड़ जो है एडवांस पेमेंट अभी दी जाएगी फॉर SII, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और भारत बायोटेक को। तो ये दोनों ही ऐसी कंपनीज हैं जो कि अभी बड़े पैमाने पर, बड़े स्केल पर वैक्सीन का निर्माण कर रही है भारत में। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बना रहा है, जो भारत बायोटेक है वो कोवैक्सीन के नाम की वैक्सीन बना रहा है। तो कोवैक्सीन भारत बायोटेक की अपनी रिसर्च है, लेकिन जो कोविशील्ड है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का बनाया हुआ फॉर्मूला है, जिसके बिना पर ये प्रोडक्शन जो है ना बना रहे हैं अपनी। तो अभी भारत सरकार जो है इनको पैसे दे रही है क्योंकि इन्होंने काफी डोजेज जो है ना अभी इनकी सप्लाई ऑलरेडी ये दे चुके हैं। और इसके अलावा बाहर के मुल्कों को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो गरीब कंट्रीज हैं उनको भी। तो अभी फिलहाल एक्सपोर्ट को रोका गया है, फिलहाल जो है अभी भारत के ऊपर ही फोकस किया जाएगा। आबादी बहुत ज्यादा है, तो अभी देखो 18 साल से उम्र के ज्यादा लोगों को भी अगर लगेगी, तो वैक्सीन की सप्लाई बहुत बड़े पैमाने पर चाहिए। तो अभी कैसे इसको मैनेज करना है,
उसी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं इस पहले एडिटोरियल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले एक लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, वहां पर जाइए, चैनल को ज्वाइन करें और जो है आपको पीडीएफ डेली बेसिस पे अवेलेबल हो जाएगा। सिर्फ इसी का ही पीडीएफ नहीं होगा, इसके अलावा जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट वीडियोस पढ़ती हैं तो सबका पीडीएफ जो है आपको अवेलेबल होता है इसी टेलीग्राम चैनल पर। तो अभी क्या बात कर रहे हैं एडिटोरियल नंबर 1 में, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं वैक्सीन, साउंड थिंकिंग ऑन द मूव, सम पॉलिसी ट्वीक्स नीडेड ऑन प्राइस एंड आईपीआर। तो अभी जो बात, जो सोच जो रखी जा रही है कि किस तरीके से वैक्सीन को आगे बढ़ाया जाए, उनकी सप्लाई बढ़ाई जाए, उसके बारे में ही चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉलिसी के बारे में यहाँ पर बात करें कि और पॉलिसी अप्रोच की जरूरत है भारत सरकार के द्वारा। जैसे हम प्राइस की बात कर ले कि प्राइस क्या रखना चाहिए, इसके अलावा अगर हम आईपीआर की बात कर लें, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं, इसके बारे में भी यहाँ पर बात की जा रही है। तो आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में, आईपीआर क्या होता है। तो शुरुआत में क्या बात कर रहे हैं ऑथर, शुरुआत में बात कर रहे हैं कि ये एक वेलकम स्टेप है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो काफी तेजी से काम कर रही है और फ्लेक्सिबल होकर काम कर रही है ऑन वैक्सीनेशन प्रोग्राम। ऐसा नहीं है कि कोई एक ऐसा मतलब सोच रख रही है कि मैंने इतनी जो है एक्सपोर्ट करनी है वैक्सीन और इतनी ही जो है ना अपनी पॉपुलेशन को लगेगी। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जा रही है। अभी जैसे जैसे कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कंसर्न लेती जा रही है कि किस तरीके से वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ाई जाए, सप्लाई बढ़ाई जाए। तो क्योंकि ज्यादातर राज्य तो यही डिमांड कर रहे हैं ना कि हमारे यहाँ पर सप्लाई खत्म हो चुकी है, मतलब पर्याप्त जो है जितनी मात्रा में वैक्सीन चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो कैसे वैक्सीनेट करें। तो अभी इसी का सोल्यूशन यहाँ पर ढूंढा गया है। तो अभी जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट की गई है तो उसमें उसमें यही चीज कही गई, जो वैक्सीन मेकर्स हैं, जैसे मैंने अभी बात शुरुआत में की थी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक। ओके, तो अभी जैसे ये भारत के जो दो जो अभी प्रोमिनेंट जो वैक्सीन मेकर्स हैं, तो उनको अभी इसके लिए यहाँ पर ना आज्ञा दे दी गई कि वो अपना जो भी उपज है उसको बेच सकते हैं किसी भी यहाँ पर, जो भी उन्होंने पहले कोई प्राइस डिक्लेयर किया होगा, ओके, उसी के ऊपर। ओके, तो इसमें कहाँ बेचेंगे, आधी जो आउटपुट है ना, मतलब कि अगर 100 वैक्सीन बनाई तो 50 वैक्सीन वो कहाँ पर बेचेंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स को देंगे। और इसके अलावा जो प्राइवेट एंटाइटीज में जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह आ गए, एंटरप्राइजेस वगैरह आ गए, तो उनको देंगे। ओके, तो मतलब कि एंटरप्राइजेस मतलब जो कंपनीज वगैरह, ओके, जो यहाँ पर बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जो है ना, तो वो अगर चाह रहे हैं कि अपने एम्प्लॉयज वगैरह को वो वैक्सीनेट करना चाह रहे हैं, तो उनको भी जो है सप्लाई आधी, जो जितने अगर 100 बनाएंगे तो 50 जो है ना इन सब में बांटी जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट्स, प्राइवेट एंटाइटीज या फिर हॉस्पिटल्स या फिर जो कंपनीज है उनमें बांटी जाएगी। तो वो अपने अपने एम्प्लॉयज को भी जो है ना वैक्सीनेट कर लें। ओके, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं तो वो भी फिर अपने अपने जिस भी तरीके से जितने भी उसको दाम पड़ रहा है उस हिसाब से अगर कोई आ रहा है तो उनको वैक्सीनेट कर ले। और इसके अलावा जो भी 18 साल से उम्र जिनकी ज्यादा है तो मतलब उनको वैक्सीनेट किया जा सके। तो अभी जो बाकी बची होगी, जो 50 बाकी बचेंगे, वो सीधी सीधी किसको बेचनी है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेचनी है। जो कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रही है ना, तो वो कंटिन्यू रखा जा सके, उसमें भी बाधा ना आए। ओके, तो ये मतलब कि पहले तो जितनी भी सप्लाई आती थी सीधी यहाँ पर आती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास और उनके वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत फिर आगे बांटी जाती थी राज्यों को। ओके, तो अभी सीधी सीधी यहाँ पर आधा आधा कर दिया गया, आधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा और आधा जो है ना अलग अलग एंटाइटीज में बांट दिया जाएगा, इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट्स। ओके, तो अभी इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर और भी बात की जा रही है कि फर्दर जो मार्केट है उनको यहाँ पर अलाउ कर दिया गया है कि वो अगर इम्पोर्ट करना चाहे, अगर लग रहा है कि जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स उनको लग रहा है कि वैक्सीन काम नहीं कर पा रही, जितनी यहाँ पर पर्याप्त सप्लाई नहीं बढ़ पा रही, तो यहाँ पर जो प्राइवेट एंटाइटीज है, ओके, तो वो चाहें तो अगर इम्पोर्ट करना चाहे बाहर से तो इम्पोर्ट भी कर सकती हैं। ओके, इसके अलावा अगर कोई बाहर से कोई इंडियन या फॉरेन प्रोड्यूसर्स भारत में आके अगर मैन्युफैक्चर करना चाह रहा है, ओके, तो मैन्युफैक्चर भी कर सकता है। ओके, तो मतलब मैन्युफैक्चर तो तभी कर पाएगा ना जब उसके पास खुद का फॉर्मूला होगा, क्योंकि अभी तक ऐसा तो कुछ घोषित नहीं किया गया कि आईपीआर जो है वो आईपीआर राइट सरकार खरीदेगी और उनको दूसरी जगह बेच देगी। ओके, तो अभी ये भी मतलब फैसिलिटी दे दी गई कि अगर बाहर से कोई आके इंडिया में कोई फॉरेन प्रोड्यूसर या इंडियन प्रोड्यूसर आके मैन्युफैक्चर करना चाहे तो मैन्युफैक्चर कर सकता है। तो इससे ये फायदा होगा कि जो सप्लाईज है ना वो बढ़ जाएंगी। तो सभी बातों को यहाँ पर वेलकम किया जा रहा है ऑथर की तरफ से कि बिल्कुल सही मूव भारत सरकार के द्वारा चला जा रहा है। और आगे यहाँ पर इसी समय ना गवर्नमेंट यहाँ पर बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को जरूरत है कुछ एडिशनल पॉलिसीज की भी। ओके, तो वो कैसे कैसे, तो यहाँ पर बात करें कि अगर प्राइस, अगर हम यहाँ पर इसको एज ए इस तरीके से नहीं मान रहे हैं कि वो कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि प्राइस के हिसाब से हमने यहाँ पर बेचनी है, अवेलेबल करनी है वैक्सीन, तो फिर यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर जो ना वैक्सीन को एलोकेट किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर
जो भी अवेलेबल वैक्सीन होंगी, तो जो अल्टरनेटिव जो क्लेमेंट्स हैं, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल ये भी क्लेम कर रहे हैं कि हमें भी चाहिए, कंपनीज कह रही है कि हमें चाहिए, ओके, स्टेट गवर्नमेंट्स कह रही है हमें चाहिए, ओके, तो इन इन सब में किस तरीके से जो है एलोकेट करनी है वैक्सीन, ओके, तो यहाँ पर कैसे जो यहाँ पर वैक्सीन मेकर्स है वो डिसाइड करेंगे कि किसको कितनी वैक्सीन देनी है। अगर हम इन तीनों एंटाइटिस की भी अगर बात करें, तो जिनमें 50% जो है ना बांटी जानी है वैक्सीन, अगर प्राइस जो है ना ये कोई इशू नहीं है, तो ओके, तो अभी यहाँ पर यही बात की जा रही है कि ये भी सेंस तो यही बनती है कि जो 50% की जो आउटपुट है उसको हम तोड़ दें, ओके, तो यहाँ पर एलोकेशन करें स्टेट्स के लिए और प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, आधी आधी जितनी भी बनती है, आधी स्टेट्स को दे दें और आधी जो है ना प्राइवेट प्लेयर्स को दे दें 50% में से। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ना वैक्सीन मेकर्स जो है एलोकेशन कर सकते हैं वैक्सीन की, ओके। इसके अलावा यहाँ पर और बात करें जो स्टेट्स हैं, ओके, तो उनको अगर वैक्सीन वैक्सीन प्रोवाइड करनी है तो वो किसी फिक्स्ड प्राइस पे जो है की जा सकती है, कि एक प्राइस पक्का रख दिया और इसी प्राइस पे जो है राज्य को वैक्सीन बेची जाएगी, ओके। इसके अलावा जिस भी तरीके से उन्होंने अपने राज्य के अंदर वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओके, तो यहाँ पर ये डिपेंड करेगा कि कितना यहाँ पर एवरेज पॉपुलेशन है, ओके, मतलब कि इस और जो एवरेज पॉपुलेशन है किसी राज्य की कितनी, दूसरा ये भी बात करेगा कि कितना डिजीज बर्डन है, केसेस कितने बढ़ के जो है निकलते आ रहे हैं, इसके अलावा और जो दूसरी बीमारियां हैं वो भी, उनका बर्डन भी कितना है उस पर्टिकुलर राज्य में, तो ये भी डिपेंड करेगा। अगर दूसरी बीमारियां भी ज्यादा है और साथ में कोविड होने के भी चांसेस है, तो फिर तो वहां पर हमें प्रायोरिटी बनानी होगी ना। तो इसी के चलते यहाँ पर ये भी बात ध्यान में रखनी होगी कि जो एफिशिएंसी है, जो अभी तक जो वैक्सीन यूटिलाइज की गई उसकी एफिशिएंसी क्या देखने को मिली है, क्या मतलब जितनों को वैक्सीन लगी है क्या बाद में उनको कोरोना तो नहीं हुआ, तो ये भी यहाँ पर बात निर्भर करती है। और इसके अलावा प्राइवेट जो प्रोक्यूरर्स है, मतलब कि जो प्राइवेट लोग हैं, अगर वो भी यहाँ पर वैक्सीन जो खरीदना चाह रहे हैं ना, तो वहां पर उनको भी अलाउ करना चाहिए कि मतलब वो मतलब कोई अपने हिसाब से कोई प्राइस है ना उसको डिटरमाइन कर सके कि किस प्राइस पे वो जो है परचेज कर सके, ओके, तो ये मतलब इसके लिए इनको आ गया प्राइवेट जो प्रोक्यूरर्स हैं, जो यहाँ पर प्राइवेट लोग हैं, तो उनको भी आ गया ये देनी चाहिए। कि कहने का मतलब वो खुद से सोचे कि हमें अगर वैक्सीन खरीदनी है तो कितने प्राइस पर खरीदनी, ऐसा ना हो कि उनके ऊपर थोप ही दिया जाए कि इतने की बनी है तो इतने में ही खरीदनी पड़ेगी, तो मतलब कुछ उनको भी हक यहाँ पर देना होगा जो कि यहाँ पर खरीदना चाह रहे हैं जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, ओके, तो यहाँ पर ये अलाउ में उसकी मतलब इसी मतलब आज्ञा देने की बात कर रहे हैं कि उनको अलाउ करना होगा कि अपने खुद से देख सके कि इतने प्राइस तक हम जो है ना वैक्सीन खरीद सकते हैं किसी भारतीय कंपनी से, या फिर किसी भी तरीके से अगर भारत में वैक्सीन प्रोवाइड हो रही है वहां से। और इसके अलावा और जो यहाँ पर क्वेश्चन उठ रहा है वो यही है कि यहाँ पर जो वैक्सीन है जिनका यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट है, जिसको कि यहाँ पर जो है फॉलो करके चला जा रहा है जो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज हैं उनके द्वारा, तो क्या मतलब कि उसके चलते जो हमारी इतनी बड़ी मेजोरिटी ऑफ इंडियंस है उनको क्या फायदा नहीं मिलेगा वैक्सीन का, क्या मतलब काफी समय लग जाएगा। तो ये आईपीआर क्या होता है, तो ये आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये पेटेंट होता है जो भी जिस कंपनी ने रिसर्च की हो और उसने अच्छे से रिसर्च करके अपना एक नया फॉर्मूला तैयार किया, अपनी वैक्सीन तैयार की, और उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता आने वाले 20 सालों तक, ओके, तो जब तक वो पेटेंट एक्सपायर नहीं होगा, 20 साल बाद वो एक्सपायर होगा, तब जाकर जो है ना दूसरी कोई कंपनी उसको या जो है ना कॉपी करके उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है। तो भारत में देखो, भारत में हमारा फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है काफी ग्रो करा पिछले कुछ सालों में। तो क्यों ग्रो करा, क्योंकि इन सबके पास ऐसा नहीं कि इन सबने खुद से बहुत बड़ी रिसर्च कर ली और जिसके चलते इन्होंने अपनी अपनी दवाइयां बनानी शुरू कर दी, तो और मतलब काफी आगे निकल गए। हालांकि दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग में हम काफी आगे आ गए हैं, तो बाहर जो जितने भी बाहर के मुल्क हैं, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है, वो भी यहाँ से दवाइयां इंपोर्ट करती हैं, वैक्सीन इंपोर्ट करती हैं भारत से। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर रोल ना आईपीआर का ही है, ओके, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं। तो जो अमेरिका में जो वैक्सीन या फिर अमेरिका में जो मेडिसिन बनी बनी है आज से 20-25 साल पहले, जब उनका पेटेंट एक्सपायर हुआ ना, तो उन्हीं का फॉर्मूला उठाकर जो है ना हमारी कंपनीज ज्यादातर जो है मेडिसिन का निर्माण करती हैं और वैक्सीन का निर्माण करती हैं, ओके। लेकिन अभी इस यही एक रीजन था कि जिसके चलते हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर काफी एक्सपैंड कर गया, ओके, मतलब कि फॉर्मूला खुद का है नहीं, अभी कोई रोकेगा तो है नहीं क्योंकि पेटेंट राइट एक्सपायर हो गया। तो अभी उसका धड़ाधड़ प्रोडक्शन करते हैं, डिमांड तो रहती रहती है कि कोई दवाई ऐसी चाहिए, कोई बीमारियां है ही हैं, तो वो दवाइयां बना बना कर जो है आगे बेचते रहते हैं। तो इसी के चक्कर में एक्सपैंड हो गया और अभी मतलब इतनी कैपेसिटी बन चुकी है हमारी कि अगर वैक्सीन का निर्माण करना है, तो अगर सपोज करो जैसे भारत बायोटेक ने अपनी खुद की रिसर्च की है, तो उसका पेटेंट राइट खरीद ले अगर भारत सरकार, तो अगर उसी को जो है ना जो लाइसेंस को खरीद कर जितने भी भारत में बाकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जिनके पास की पर्याप्त कैपेसिटी है वैक्सीन बनाने की लेकिन फार्मूला नहीं है, तो उनको फार्मूला दे दे, वो लाइसेंस दे दे कि आप भी बनाओ, ओके, तो यही बात यहाँ पर कर रहे हैं
कि यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि आईपीआर राइट जिनके पास है तो मतलब लिमिटेड यहाँ पर स्केल हो जाएगा लोकल लेवल पर, मतलब जहां पर बनेगी वैक्सीन सिर्फ उसी के आसपास जो है ना उसका वितरण हो। तो यहाँ पर जो चांस है ना कि फर्दर हम वैक्सीन सप्लाई को बढ़ा रहे तो क्या वो बढ़ेगा? ओके, अगर मतलब लाइसेंस अगर नहीं मतलब उसको उसका वितरण होता, वही बात यहाँ पर कर रहे हैं कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पर कंपलसरी लाइसेंस इशू करेगी इंडियन प्रोड्यूसर्स को? ओके, एक से पेटेंट राइट खरीद कर फिर दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को दे कि आप भी वैक्सीन जो है ना यहाँ पर भारत में ही निर्माण करना शुरू कर दें। ओके, तो ये क्वेश्चन ही है अभी तक भारत सरकार ने आईपीआर राइट्स खरीदे नहीं है किसी भी कंपनी के। और इसके अलावा आगे बात कर रहे हैं कि जो अगर रिच नेशंस की बात करें तो यूएस की बात कर लो। ओके, तो वो मतलब अभी भी ना थोड़ी सी यहाँ पर घबराहट दिखाते हैं। तो जो इंडिया और साउथ अफ्रीका हाल ही में इन्होंने ना डब्ल्यूटीओ में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अपील की थी कि जो आईपीआर राइट्स है ना कोविड रिलेटेड ड्रग्स और वैक्सीन के, तो उनको हटा दो। ओके, तो ये रिक्वेस्ट की थी साउथ अफ्रीका ने भी और इंडिया ने भी, और इनको बैक की थी कम से कम 80 के ऊपर कंट्रीज थे जिन्होंने इनको बैक सपोर्ट दी थी कि आप करिए ऐसा। तो ज्यादातर वो गरीब कंट्रीज थी जो मतलब वैक्सीन अफोर्ड नहीं कर सकती है, वहां पर वैक्सीन मैन्युफैक्चर नहीं हो सकती। लेकिन अगर आईपीआर राइट्स हटा दिए जाते हैं तो मतलब थोड़ा दाम भी कम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आईपीआर राइट्स अगर कम कोई खरीद लेता है तो क्या वो उसको वितरण लाइसेंस कर देता है, वैसे सरकार ऐसा काम करेगी तो यहाँ पर कोई खर्चा तो आएगा नहीं रिसर्च के ऊपर किसी भी यहाँ पर फार्मास्यूटिकल कंपनी का। तो जितनी भी यहाँ पर खर्चा आएगा सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन निर्माण करने में आएगा, जो भी रॉ मटेरियल होगा तो उससे कैसे जो है निर्माण करना है वैक्सीन का। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर किसी ने बैकअप सपोर्ट उन 80 कंट्रीज के अलावा, जैसे बड़े कंट्रीज है ना, तो उन्होंने आगे आए नहीं है। ना यूएस आगे आया ना यूके आगे आया, तो वो तो सिर्फ अपने लोगों के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। तो अगर ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं तो यहाँ पर भारत के पास भी ना हर एक लीगल राइट है, मॉरल राइट है कि मतलब वो भी ऐसा रूट अपनाए, मतलब अपने लोगों के ऊपर पहले फोकस करे, मतलब उनको कैसे वैक्सीनेट करना है अच्छे से। पहले जब वो अच्छे से वैक्सीनेट हो जाएंगे तो वहां पर अगर अच्छे तरीके से आईपीआर राइट वगैरह अगर खरीद के भारत सरकार वितरण कर देती है, तो अगर सप्लाई बढ़ जाती है तो वो सबसे बड़ा फायदा रहेगा भारत को ही। तो इसी इसी तरीके से हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। और आखिर में बात कर रहे हैं कि अगर वैक्सीन सप्लाई बढ़ जाती है, ओके, तो यहाँ पर साथ ही साथ अगर जो वैक्सीन इंग्रेडिएंट्स हैं, ओके, तो अगर उनकी सप्लाई भी बढ़ जाती है तो फिर काफी फायदा रह जाएगा। तो ज्यादातर ना अभी जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उसके जो सीईओ हैं आधार पुणे वाला, तो उन्होंने हाल ही में ट्वीट भी किया था। ओके, ट्वीट किया था यूएस की सरकार को कि आप जो वैक्सीन इंग्रेडिएंट्स के ऊपर आपने जो पाबंदी लगाई है ना वो हटा दें कृपया, उसका आप एक्सपोर्ट हमें आप करें। ओके, तो वो एक्सपोर्ट अगर हमें होता है तो वैक्सीन देखो रॉ मटेरियल होगा तभी तो कोई चीज बनेगी ना। अगर सीमेंट सीमेंट ही नहीं है, सैंड ही नहीं, तो घर कैसे बना दोगे? तो वो रॉ मटेरियल चाहिए तभी तो वैक्सीन बनेगी। तो उसकी यहाँ पर बाधा देखने को मिल रही है। अमेरिका ने रोका हुआ है पूरे के पूरे वैक्सीन इंग्रेडिएंट्स को, नहीं भेजनी है कहीं पर, ना वैक्सीन एक्सपोर्ट करनी है और ना ही उसके जो रॉ मटेरियल उसको एक्सपोर्ट करना है। बस जितना बचा कुचा रॉ मटेरियल की सप्लाई आ रही है ना, तो वो यूरोपियन कंट्री से आ रही है भारत को, और उसी से काम चल रहा है। अगर ये सप्लाई बढ़ जाती है ना तो हम हमारे यहाँ वैक्सीन की सप्लाई भी बढ़ जाएगी, क्योंकि रॉ मटेरियल ज्यादा आएगा तभी तो हम बढ़ा पाएंगे आगे। ओके, तो यहाँ पर इसके अलावा बात करें कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो उनको यहाँ पर इन प्रोजेक्ट्स को फंड करते रहना है। जैसे ये दो बड़े बड़े अदारे वैक्सीन निर्माण में लगे हुए हैं पिछले काफी दिनों से, तो उनको फंडिंग की सपोर्ट भी उनको देते रहना है, उनको नाराज नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पर जैसे नीति आयोग द्वारा द्वारा भी यही बात की जा रही है। तो नीति आयोग ये भारत का प्लानिंग कमीशन है, पहले इसका नाम प्लानिंग कमीशन था, लेकिन 1 जनवरी 2015 के बाद इसका नाम बदल के नीति आयोग रख दिया गया। ओके, NITI, और नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसको कहते हैं, नीति। ओके, तो इसका अभी जो फंडा है ना वो है कि बॉटम टू टॉप अप्रोच लगाकर चलता है कि लोगों को क्या चाहिए, फिर वो ऊपर तक बात पहुंचती है, सरकार उस हिसाब से नीति बनाती है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर फंडा है नीति आयोग का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 2 की। तो इस लेक्चर को आगे आगे कंटिन्यू करने से पहले, तो कल एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बताया था गूगल का और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के बारे में, तो वहां पर एक गलती लगी थी। गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है सत्य नाडेला। तो मैंने इसको उलट बोल दिया था। ओके, तो उसके लिए सॉरी। तो वो उसको आप करेक्ट कर लें। गूगल के सीईओ जो है ना वो है सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ है वो है सत्य नाडेला। तो चलिए अभी बात करते हैं सैनिटोरियल की। तो यहाँ पर बात करें होम डिलीवरी एज एन एसेंशियल सर्विस, तो क्या बात कर रहे हैं? देखो अभी जो महाराष्ट्र सरकार है, जो उद्धव ठाकरे की सरकार जो है, तो वो अभी चाह रही है कि जो ई कॉमर्स कंपनीज है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल गुड्स को ही डिलीवर करे अपने कस्टमर्स जो भी यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इसके अलावा स्नैपडील, या फिर कोई जितना भी ये पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना, जो भी चीज मंगवाते हो,
तो यहाँ पर सरकार चाह रही है कि सिर्फ एसेंशियल गुड्स को डिलीवर किया जाए और जो नॉन एसेंशियल गुड्स हैं उनको बंद कर दिया जाए, वो डिलीवर ना हो। ओके, तो यहाँ पर ऑथर यही बात करी, जो प्रीफिक्स यहाँ पर नॉन नॉन शब्द का जो इस्तेमाल किया जा रहा है ना ये एसेंशियल के सामने, तो यहाँ पर ये एक तरीके से ना आर्बिट्रेरी डिसीजंस में से एक है। तो यूनिवर्सल लेवल पर मतलब एक ही तरीके से ना यहाँ पर जब भी ऐसी कोई एक्टिविटी हो तो एक्टिविटी होती तो वहां पर नॉन एसेंशियल थिंग्स ऐसे लिख दी जाती। ओके, तो मतलब इस तरीके से ना मनमानी की जाती है, अपनी मर्जी के डिसीजन दिए जाते हैं सरकारों के द्वारा। तो मतलब इससे ऐसा है कि अगर ऐसा डिसीजन देते हो तो आप बिजनेस को हरास कर सकते हो, खराब कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से धमकी देकर कोई चीज ऐसे बंद करनी हो ना, तो ऐसे होता है कि नॉन एसेंशियल चीज आप कर ही नहीं सकते, एसेंशियल सर्विसेज आप प्रदान कीजिए। तो यहाँ पर डिले करेगा जो नॉर्मल बिजनेस चलता है, और नुकसान करेगा इकोनॉमी का भी। ओके, तो महाराष्ट्र की अपनी इकोनॉमी का भी नुकसान होगा, और दूसरा यहाँ पर जो एक्सचेकर है, ओके, जितने पैसा देकर जो चीज खरीदनी है, ठीक है, उसका भी आप नुकसान कर रहे हो। ओके, तो ये सब बातें यहाँ पर हो जाती हैं अगर बड़े लेवल पर ऐसा जो है ना, ऐसे नॉन एसेंशियल थिंग्स की अगर हम बात करते हैं। ओके, तो देखो, अगर कोई चीज खरीदेगा कोई, तभी तो यहाँ पर टैक्स जाएगा ना सरकार के पास। तो ये एक्सचेकर का मतलब हम वहां पर भी यूज करते हैं, जो यहाँ पर जो है सरकार को जो टैक्स के रूप में पैसा आता है। ओके, तो जो अगर कोई चीज खरीदेगा ही नहीं, अगर आप किसी सेक्शन के ऊपर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दोगे, ओके, तो ये भी नहीं बताओगे कि कौन सा एरिया एसेंशियल गुड्स में आएगा, कौन सा नॉन एसेंशियल में आएगा, तो उसमें क्लैरिटी नहीं होगी, तो तब भी दिक्कतें आएंगी, नुकसान होगा। तो इन सब चीजों से बचने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही जो ऑथर है ना अर्ज कर रहे हैं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से और जो बाकी की जो राज्य सरकारें उनसे, कि यहाँ पर जो कि अभी धीरे धीरे क्या कर रही हैं, अभी धीरे धीरे पार्शियल लॉकडाउन लगा रही है कि पैंडेमिक के स्प्रेड को जो है ना वो लिमिट कर सके। ओके, तो अभी ज्यादातर फोकस किया जा रहा है होम डिलीवरीज के ऊपर, कि मतलब घर बैठे ही आप चीज मंगवाओ और जो है ना आपके सामने चीज हाजिर हो जाएगी। ओके, तो अभी अभी अगर हम होम डिलीवरी को भी यहाँ पर क्लासिफाई करने चले, तो यहाँ पर चाहे ई कॉमर्स कंपनी से आप चीज कोई मंगवा लो, या फिर जो ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर्स, मतलब कि जो सीमेंट और पत्थर के जो स्टोर बने होते हैं, या फिर वहां से आप अगर कोई चीज मंगवा रहे हो, तो उन सबको आप ओवरऑल कह दो कि जो है ना ये एसेंशियल सर्विस है। तो यहाँ पर किसी डिटेल में आप क्यों जा रहे हो कि मतलब कि कौन सी यहाँ पर एसेंशियल सर्विस है, कौन सी यहाँ पर नॉन एसेंशियल। तो मतलब जो पैकेज में डिलीवर होना है तो उसको आप होने दो। उस पैकेज के अंदर घुसकर क्या देख रहे हो कि उस पैकेज में क्या चीज लाई गई है, कि एसेंशियल गुड्स लाए गए हैं या फिर नॉन एसेंशियल गुड्स लाए गए हैं। ओके, तो ये बात यहाँ पर की जा रही है। तो अगर देखो, अगर कोई यहाँ पर जैसे मसाले खरीदना चाह रहा है, कोई ड्रिल बिट, यहाँ पर कोई अल्कोहल या फिर कोई एक्रिलिक पेंट या फूड स्टफ, वेजेस, गैजेट्स, तो उनको खरीदने दो। ओके, जो जो भी चीज यहाँ पर लोग चाह रहे हैं, तो जैसे नॉर्मल इकोनॉमी चल रही है ना, कहने का मतलब ये है, अगर आपने यहाँ पर ये चीज बोली दी है कि आप होम डिलीवरी होगी, तो होम डिलीवरी चलते रहने दो ना। मतलब उसमें जो चीज भी मंगवाई जा रही है लोगों के द्वारा, उसको मंगवाने दो। जब बात ही ऐसी है कि लोगों ने घर पे बैठ कर ही चीज मंगवानी है, तो घर पे बैठ पे जो चीजें वो मंगवाना चाह रहे हैं उसको मंगवाने दो। तो उसमें यहाँ पर ये चीज क्या की जा रही है कि एसेंशियल है और कुछ जो है नॉन एसेंशियल है, तो बिजनेस जो है ना उसके ऊपर हानि पहुंचती है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी ये डिफिकल्ट है इन समय में कि जो जो भी लोग वर्क फ्रॉम होम मतलब घर से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये डिसीजन ले लिया जाए कि कौन सी आइटम जो है ना फुली क्वालिफाई करती है एज एसेंशियल, कौन सी क्वालिफाई करती है एज ए नॉन एसेंशियल। क्योंकि तो यहाँ पर लिस्ट बहुत बड़ी है, डायनामिक लिस्ट है। तो यहाँ पर जैसे पहले क्या करते थे, पहले कहते थे कि जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं या स्मार्टफोन्स है या अपैरल है, तो उनको पहले नॉन एसेंशियल कैटेगरीज में डाला गया था कि इनकी कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो अभी देखो, अभी सारे सभी लोग जो है घर से काम कर रहे हैं, ऑफिस के काम भी घर से कर रहे हैं, तो अभी जो ऑफिस गैजेट्स हैं तो उनको अभी एसेंशियल लिस्ट में रखा जा रहा है कि अभी वो तो एसेंशियल है, अभी उनके बिना तो बात ही नहीं बन रही। ओके, तो इस तरीके से और भी बातें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जा रही है ऑथर की तरफ से, कि अभी जो यहाँ पर छोटा कोई स्मॉल फूड डिलीवरी बिजनेस रन कर रहे हैं, ओके, मतलब जिस तरीके से वो जो यहाँ पर यंग ऑफिस गोर्स उनको यहाँ पर खाना खिलाते हैं, तो या क्या फिर वो यहाँ पर एसेंशियल सर्विस नहीं है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर ज्यादातर जो लोग यहाँ पर लंच करते हैं ऑफिस कैंटीन में, ओके, तो वहां पर भी तो कोई उनको खाना खिला रहा है ना ऑफिस में। ओके, तो वहां पर क्या वो एसेंशियल सर्विस नहीं है। इसके अलावा कोई अगर मेड आ रही है किसी के यहाँ पर घर पे, तो वहां पर भोजन पकाकर उनको दे रही है, ओके, तो शाम का भोजन उनको मिल रहा है। ओके, तो क्या ये एसेंशियल सर्विस नहीं है। तो या फिर कोई ऐसी कोई यहाँ पर ऐप एग्रीगेटेड कोई क्लाउड किचन है, ओके, तो मतलब जो कि एसेंशियल सर्विस दे रही है, तो क्या उसके हिसाब से यहाँ पर आगे काम करना होगा। ओके, तो मतलब क्या ये सिचुएशन है। ओके, तो अगर यहाँ पर जो ये किचन वाला जो मामला है, अगर ये जो खाना पकाना है, खाना देना, अगर ये एसेंशियल है WFH के, जहाँ पर जो वर्क फ्रॉम होम जो मतलब घर से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर उसकी जो जितने इनपुट्स है ना, तो वो भी एसेंशियल है फिर। ओके, मतलब कि इनपुट्स वगैरह जिसके चलते यहाँ पर काम होगा, खाना पककर आगे आएगा, लोग खाएंगे, तो ये सभी के सभी एसेंशियल के अंतर्गत ही आएगी। बिना खाने के कोई आगे कैसे बढ़ेगा। ओके, तो ये बातें यहाँ पर की जा रही है। तो ऑलरेडी
यहाँ पर जो स्टाफ जो डिप्लॉय किया जाता है ना, जो कि प्रोडक्ट डिलीवर करने जा रहा है ऑनलाइन, अगर आप ऑर्डर कर रहे हो किसी चीज का, तो यहाँ पर होम डिलीवरी की अगर आप बात कर रहे हो तो उनको बकायदा ट्रेन किया होता है। उनको पूरा सिखाया जाता है कि आपने कैसे कि कौन से प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके जो है ना होम डिलीवरी करके आनी है। ओके, तो देखो अभी बहुत सारी ऐप्स ऐसे भी हैं कि जब आप डिलीवरी आपके घर के आसपास होती है, तो वो आपके घर की दहलीज पे ही वो सामान रख देते हैं, आपको थोड़ा पीछे हो जाते हैं काफी, तो वहीं से ही ना जो भी आपने जो है फॉर्मेलिटीज करनी होती है तो वहीं से हो जाती है, जो आप पैसे वगैरह देने या फिर जो बिल वगैरह देना है, तो सब कुछ वहीं से हो जाता है दूर से। तो इसके अलावा जो ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर्स हैं, मतलब कि जो सीमेंट पत्थर के जो स्टोर बने हुए हैं, जैसे आपकी आम दुकानें होती हैं जैसे गलियों में, शहरों में, तो वहां पर भी जो डिलीवरी एजेंट्स हैं उनको ट्रेन किया जा सकता है। ओके, तो ये यहाँ पर ऑथर बात रख रहे हैं कि उनको ट्रेन करो। और जो राज्य सरकार है ना, तो वो यहाँ पर फैसिलिटेट करे ट्रेनिंग ऐसे लोगों को जो यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह अगर सामान पहुंचा रहे हैं। सपोज करो अगर कोई दुकान है, तो दुकान पर किसी ने फोन किया कि भाई घर पे सामान पहुंचा दो, तो उनको भी ट्रेनिंग दी जाए ना कि कैसे सामान कैसे पकड़ाना है, क्या क्या प्रोटोकॉल्स को फॉलो अप करना है। ओके, तो यहाँ पर जो कंज्यूमर्स हैं, ओके, तो यहाँ पर उनको कंडीशन हम कर सकते हैं, सैनिटाइज कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए सैनिटाइजेशन जो प्रोटोकॉल्स उनको हम फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर सही तरीके से हम आगे बढ़ते हैं ना, तो कोविड के चलते चलते अगर होम डिलीवरी को सही तरीके से एसेंशियल सर्विस के तौर पर हम आगे बढ़ाते हैं, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं कि मतलब बंटवारा कर दे कौन सी एसेंशियल है कौन सी नॉन एसेंशियल है, तो फिर जो है ना हमारी इकोनॉमी अच्छे से आगे बढ़ पाएगी और कम से कम डैमेज जो है ना हमारी इकोनॉमी को देखने को मिलेगा। ओके, तो मतलब जिस तरीके से देखो, अगर नॉन एसेंशियल चीज में कोई डाल दोगे तो वो भी तो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं बन रहा है ना, तो वो प्रोडक्ट अगर आगे बिकेगा ही नहीं, तो फिर वहां पर इकोनॉमी के ऊपर ही डायरेक्टली फोकस आ जाएगा, जीडीपी के ऊपर फोकस आ जाएगा, वो कम होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर ये सब बातें हमें ना ध्यान में रख के आगे बढ़नी होगी। मनमानी से डिसीजन नहीं दे देना है कि मतलब अगर कोई ये काम हो रहा है तो इसमें एसेंशियल क्या है या फिर नॉन एसेंशियल क्या है। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 3 की। तो यहाँ पर बात करें प्राइवेटाइजेशन की। प्राइवेटाइजेशन नो मोर ए डर्टी वर्ड, एक गंदा शब्द नहीं है। तो कैसे नहीं है, तो उसके बारे में चर्चा करी जा रही है अभी। 2000 के बजट की बात करें, उसके सेक्शन 5.4 की बात कर रहे हैं कि जिसमें ये कहा गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है ना, तो जो पब्लिक सेक्टर के हिसाब से जो पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है और यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है। तो क्या स्पष्ट है, तो क्या मेन एलिमेंट्स यहाँ पर लिखे गए थे 2000 के बजट में, तो उन्होंने उन्होंने कहा था कि वो रिस्ट्रक्चर करेंगे और रिवाइव करेंगे जो यहाँ पर पोटेंशियली वायबल पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, जो मतलब कि बड़ी बड़ी कंपनीज या बड़े बड़े अदारे जो भारत सरकार के अंतर्गत काम करते हैं, जिसमें भारत सरकार का मेजोरिटी स्टेक है, सरकारी कंपनीज आप जो है उसको कह सकते हो। तो यहाँ पर मतलब कि जिनके पास तो पोटेंशियल है कि मतलब आगे बढ़ सकती, तो उनको उनको तो रिस्ट्रक्चर करेंगे, मतलब पैसा लगाएगी भारत सरकार उनके ऊपर। और दूसरा, ऐसे पीएसयूज को बंद भी कर देगी, मतलब जिनको रिवाइव करना बहुत टफ है, मतलब कि जो अगर दिवालिया होने की कगार पर है, जहाँ पर आगे ग्रो नहीं कर पा रहे, कोई प्रोडक्टिविटी वहां पर निकल कर नहीं आ रही, तो सरकार उनको क्लोज भी कर देगी, बंद भी कर देगी। ओके, तो ऐसा भी सिचुएशन था, लिखा गया बजट में। और इसके अलावा जो यहाँ पर गवर्नमेंट की इक्विटी, गवर्नमेंट का जो स्टेक है, ओके, जो यहाँ पर जो भी नॉन स्ट्रेटेजिक पीएसयूज है, तो यहाँ पर उनको कम कर देगी, गवर्नमेंट अपना स्टेक कम कर देगी, 26% तक लेकर आ जाएगी। तो अगर देखो कोई भी हम सरकारी बैंक भी अगर बात करते हैं ना, तो ज्यादातर सरकारी बैंक वही जहाँ पर गवर्नमेंट का शेयर 51% के आसपास है। ओके, जब 51% जैसे थोड़ा सा ज्यादा है, बाकी यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स का भी शेयर है जो सरकारी बैंक है। ओके, तो अभी जो पीएसयूज है, तो वहां पर भी ऐसा ही हाल है। सरकार अगर चाह रही है कि मतलब कहीं पर मैं अपनी इक्विटी कम कर दूं, अपना हिस्सा कम कर दूं, तो यहाँ पर 26% तब कहा गया था, और इससे भी कम अपना स्टेक कर दिया जाएगा, तो बाकी स्टेक किसके पास जाएगा, प्राइवेट होल्डर्स के पास जाएगा फिर। तो ये सन 2000 की बातें कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा जितना यहाँ पर जरूरी होगा उतना स्टेक जो है ना कम कर दे जाएगी भारत सरकार। और यहाँ पर जितना जरूरी होगा कि किस तरीके से जो वर्कर्स है ना उनको बचा कर रखा जाए, मतलब उनको उनका नुकसान ना हो जाए। और इसके अलावा अभी जो अनेक्सर 3 है बजट 2021, जो अभी इस साल का बजट आया, जो कि 1 फरवरी 2021 को लॉन्च किया गया, ओके, अनाउंस किया गया, तो उसका जो एनेक्सर 3 है, तो वो क्या बात कर रहा है, तो यहाँ पर भी ना बिल्कुल सिमिलर ऑब्जेक्टिव ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बारे में बताया गया। तो डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, डिस इन्वेस्टमेंट मतलब कि कहीं से इन्वेस्टमेंट हटा लेनी। ओके, तो जैसे मैं एयर इंडिया की बात करूँ ना, तो भारत सरकार काफी लंबे समय से चाह रही है कि एयर इंडिया की डिस इन्वेस्टमेंट हो जाए और इसका स्टेक बिक जाए। ओके, कभी भारत सरकार ऑफर देती थी कि 51% स्टेक हम रखेंगे, 49% स्टेक जो है ना वो प्राइवेट वाले रख ले, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। फिर 70% तक स्टेक जहां पर देना शुरू कर दिया भारत सरकार ने प्राइवेट प्लेयर्स को। ओके, 30% तक का स्टेक अपने पास रखना शुरू किया, फिर भी कोई नहीं आया बोली लगाने। जब भारत सरकार ने ये कहा कि 100% स्टेक हम एयर इंडिया का दे देंगे प्राइवेट्स को,
ओके, जो इसके साथ जो शेड्यूल है, जो जहां जहां पर भी हवाई जहाज उतरते हैं एयर इंडिया के, तो वहां पर जो पब्लिक रूटीन है तो वो भी सब दे दी जाएगी, तब जाकर कोई राजी हुआ। ओके, तो देखो कोई भी नहीं चाह रहा, कोई प्राइवेट प्लेयर कभी भी नहीं चाहता कि मैं सरकार के साथ इस तरीके से भागीदारी करके चलूं कि सरकार अपनी पॉलिसीज जो है ना वहां पर अप्लाई करते रहे और हमें प्राइवेट्स को जो है नुकसान होता रहे। तो जब सरकार ने 100% स्टेक देने की बात की तब सभी आगे आ गए। तो अभी इस तरीके से यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी होती है, कभी 70% स्टेक दे दिया, कभी 30%, कभी 50%। ओके, इस तरीके से हम बोलते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट कर देना। भारत सरकार जो है ना अपना हिस्सा बेच रही है। तो अभी जो भी पीएसयूज है ना, अभी भारत सरकार उसमें ऐसा ही करने वाली है, उसमें से या तो उनका 30% स्टेक बेच देगी। तो अगर स्टेक बेचा ना, उसको हम बोला कि डिसइन्वेस्टमेंट कर दी भारत सरकार ने। ओके, तो जब स्टेक बेचेगी ना तो भारत सरकार के पास उसी 30% का पैसा आएगा, जिसको कि आगे वो यूज करेगा किसी और पर्पस के लिए। तो ज्यादातर इसलिए भी भारत सरकार ये काम करती है कि उसको पैसे की जरूरत होती है, तो इसलिए भी अपना स्टेक बेच देती है। तो अभी 2021 का बजट क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जिसमें कहा गया है मिनिमाइजिंग प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ओके, तो मतलब इनको कम से कम करना है। जो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल के अधीन जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं वहां पर, इंक्लूडिंग कौन कौन सी चीजें, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, जैसे ये बैंक वगैरह हो गए। ओके, इसके अलावा अगर कोई भी आगे बढ़कर अगर कोई भी नई इन्वेस्टमेंट स्पेस अगर प्राइवेट सेक्टर की खड़ी करी, तो उसके लिए भारत सरकार आगे बढ़ेगी। सीधी सीधी यहाँ पर बात कह दी गई कि प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना है, तो वहां उनके लिए इन्वेस्टमेंट स्पेस बढ़ानी है, भारत सरकार थोड़ा पीछे हटेगी। इसके अलावा पोस्ट डिस इन्वेस्टमेंट, ओके, इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जो सीपी ऐसी होती है जिसको हम सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बोलते हैं, तो ये भी भारत सरकार की ही सरकारी कंपनियां हैं। इसके अलावा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो यहाँ पर जो है ना प्राइवेट कैपिटल की इन्फ्यूजन की जाएगी, मतलब स्टेक बेचा जाएगा तभी तो प्राइवेट कैपिटल आएगा ना यहाँ पर। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी या बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, तो वो यहाँ पर की जाएगी। तो यहाँ पर डिस इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर प्रोसीड किया जाएगा, ओके, टू फाइनेंस वेरियस सोशल सेक्टर एंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो सीधी सीधी सी बात है कि डिस इन्वेस्टमेंट बड़े पैमाने पर भारत सरकार के द्वारा की जाएगी और अलग अलग सेक्टर्स में फाइनेंस की यहाँ पर सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। मतलब पैसा आएगा सरकार के पास तभी जब सरकार अपना स्टेक बेचेगी। तो उस तरीके का बजट 2021 भी यही कह रहा है जो सन 2000 का बजट कह रहा था। ओके, 20 साल बाद भी वही बात की जा रही है। ओके, तो अभी देखो इसको कह रहे हैं ऑथर के 21 साल लग गए ऐसे सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर हमें काम करते हुए। तो अभी अगर हम बात करें डिस इन्वेस्टमेंट की, ओके, तो ये यहाँ पर जो हमारी इमेंस पॉलिटिकल कैपिटल है, ओके, जो कि यहाँ पर ज्यादातर कोशिश की गई कोशिश की गई थी, जो हमारे उस समय के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उनकी सरकार थी, ओके, जो कि 1998 से लेकर 2004 तक वो सरकार चली थी। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की कि यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट की जाए। तो 16 ऐसे सीपीएससी ऐसे थे जिनके ऊपर उनका फोकस था कि यहाँ पर इनकी डिसइन्वेस्टमेंट हो जाए। लेकिन मुश्किल हो गया क्योंकि अलायंस धर्म आ गया वहां पर। अलायंस धर्म मतलब कि गठबंधन धर्म आ गया। गठबंधन क्यों? मतलब कि वो सरकारें उस समय गठबंधन की ही सरकारें थी, मेजोरिटी किसी पार्टी की नहीं होती थी उस समय। अगर मैं 1990s की बात करूं तो एक ही बार में मेजोरिटी के आसपास सरकार बनी थी। अगर मैं बात करूं जब राजीव गांधी की डेथ होती है, तो उसके बाद यहाँ पर फिर एक दो साल ऐसे ही मतलब मामला लड़खड़ा गया, इंस्टेबिलिटी आ गई। उसके बाद जो है नरसिम्हा राव की सरकार बनी थी, 5 साल तक वो चली। फिर बाद में जो रेगुलर सरकार सरकार चली 5-6 साल तक, वो अटल बिहारी वाजपेयी की थी। लेकिन यहाँ पर भी अपनी मेजोरिटी नहीं थी इनकी। ओके, बीजेपी की अपनी सीट्स काफी कम थी। ओके, उस समय तो 140 145 के आसपास सीट्स आती थी। ओके, जो इतनी सीट्स बड़ी पार्टी ले जाती थी ना, तो वो फिर गठबंधन करके सरकार बना लेती थी। लेकिन ये अभी 2004 के बाद ही मतलब देखने को मिला है कि किसी एक पार्टी को जो है ज्यादा सीट्स देखने को मिले। तो 2000 जो 9 के इलेक्शंस हुए थे, तो वहां पर भी कांग्रेस को अच्छी खासी सीट्स 200 के आसपास, 200 क्रॉस कर गए थे वो। तो 272 का मतलब टारगेट होता है। लेकिन 2014 में और 2019 के जो इलेक्शंस हुए, तो वहां पर बीजेपी क्लियर कट अपनी मेजोरिटी पर थी, मतलब कि खुद से ही वो 272 का आंकड़ा पार कर गई। ओके, तो 2014 में 282 सीट्स थी उनकी बीजेपी की, और 2019 में 303 सीट्स थी। तो इस तरीके से यहाँ पर मेजोरिटी नहीं रही है, जिसके चलते ये जो है ना, ये डिसइन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला ये काम ही नहीं कर पाया, आगे ये बढ़ ही नहीं पाया। ओके, और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं यशवंत सिन्हा। तो ये उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे। ओके, तो अभी के जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कौन है? निर्मला सीतारमन। तो जिसके ऊपर की अभी काम करे, उसके ऊपर 20 साल पहले यशवंत सिन्हा काम कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पर एक एजेंडा यहाँ पर आउटलाइन किया गया था डिस इन्वेस्टमेंट कमीशन सेटअप करके, कि इसको 1996 में बनाया गया था, डिस इन्वेस्टमेंट कमीशन, जिसको कि हेड किया गया था जीवी रामकृष्ण के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर 25 साल बाद की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अभी ये आस जगी है
ये एजेंडा जो है ना अभी आगे उसको पुश किया जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन के थ्रू, कि आप जो है ना पर्पस करें, जो आपका काम है, दिया गया आपको काम यही है कि डिसइन्वेस्टमेंट करवाना, तो सारा दारोमदार डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन के ऊपर है, तो अभी ये काम करे आगे आकर। तो अभी आगे क्या बात करें, तो आगे यहाँ पर पहली बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट का जो सिनेरियो है किस तरीके से यहाँ पर टैकल करी डिसइन्वेस्टमेंट वाली पॉलिसी को। तो अभी तो कोई भी ऐसा अटेम्प्ट यहाँ पर जो है ना प्रेजेंट गवर्नमेंट के बिहाफ पर नहीं लिया गया कि कैसे जो है ना सीपीएसई को रिस्ट्रक्चर करना है। रिस्ट्रक्चर कहने का मतलब कि अगर कंडीशन खराब खराब होती जा रही, फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती जा रही सीपीएसई की, तो वहां पर कुछ पैसा इन्फ्यूज कर दे, जो टैक्स पेयर की मनी है उसको इन्फ्यूज कर दे और उनको बचा ले। तो यहाँ पर इस मूड में नहीं लग रही है भारत सरकार इस समय में। और यहाँ पर इसके अलावा और मतलब ऐसा नहीं चाह रही है भारत सरकार की, मतलब और शॉर्ट जो है ना इनको दे दिए जाए, जिसके चलते मतलब कि ये आज तो सरवाइव कर जाए, फिर बाद में फिर आने वाले कुछ समय में या 2-3 सालों में फिर यहाँ पर इनको जरूरत पड़ जाए कि पैसा कोई ना कोई इन्फ्यूज करो, तभी बात बनेगी, नहीं तो ये खराब हो जाएगी, मतलब ये बर्बाद हो जाएगी, दिवालिया हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पर सुन सू करके यहाँ पर ना पर्सनैलिटी है जो बात कर रही है अपनी, कि जो यहाँ पर शर्त लगा रहे हैं कि अगर कोई भी टैक्टिक हम यूज करते हैं ना बिना किसी स्ट्रेटेजी के, तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा है कि आपने बिना लड़ाई लड़े ना मतलब आप हार गए हो। ओके, मतलब आपने कोई स्ट्रेटेजी ही तैयार नहीं की और बिना स्ट्रेटेजी के आप जो है ना टैक्टिक्स अपनाकर आप जो है आगे लड़ाई के मैदान में आ गए हो, और आप ये सोच रहे हो कि आप जीत जाओगे, तो मतलब पहले ही आवाजें आनी शुरू हो जाएगी कि आप मतलब आपकी हार निश्चित है। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल इस तरीके से आगे बढ़ रही है कि वो मतलब ऐसा इस सिनेरियो में नहीं फंसना चाह रही है। ओके, तो मतलब वो अपने आप को ऐसे गुमनाम नहीं बनाना चाह रही कि ऐसी आवाजों में कि उसको बाद में पूछे ही ना कि यहाँ पर जो सीपीएसई जो है वो कहाँ गए, मतलब इस तरीके से अप्रोच बनाकर चल रही है कि डिसइन्वेस्टमेंट हो जाए समय रहते। दूसरी बात यहाँ पर कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी ना जो प्रपोजल रखा है, तो यहाँ पर या तो ऑल है या फिर नन है, मतलब या तो सारे आएंगे या तो कोई भी नहीं आएगा। तो ऐसी अप्रोच जो है ना यहाँ पर सेक्टरल प्रेजेंस में दिखा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जहां जहां पर भी सेक्टरल तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रेजेंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक है। अगर मैं सीपीएसई की बात करूं या फिर पीएसयू की बात करूं, जहां पर भी सरकारी अदारे, सरकारी कंपनी है। ओके, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो जहाँ तो यहाँ पर कुछ एरियाज में सेक्टर के थोड़ा सा प्रेजेंट रखना चाह रही है या फिर पूरा ही नहीं रखना चाह रही है, तो यहाँ पर कोई ऐसी कॉल ऑप्शन भी नहीं दी जा रही। तो कॉल ऑप्शन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, कॉल का मतलब होता है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट, कि जहां पर कोई चीज बेच रहा है, कोई चीज खरीद रहा है। ओके, तो यहाँ पर कोई ऐसी कॉल ऑप्शन भी जो ना गवर्नमेंट ने अपने आप को अवार्ड नहीं की है कि मतलब जो ना सिर्फ 26% तक का ही हम स्टेक यहाँ पर रखेंगे, या इससे बढ़ाएंगे या इससे और कम करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ना, तो यहाँ पर किसी तरीके का यहाँ पर जो वीटो राइट है, ओके, अगर कोई भी क्रूशियल बिजनेस डिसीजन लेना, तो वो भी अपने आप पे मतलब उससे दूर हो रही है। ओके, तो अभी देखो जब स्टेक ही नहीं रहेगा, स्टेक ही बहुत कम हो जाएगा, ज्यादातर स्टेक प्राइवेट होल्डर्स के पास चला जाएगा, तो जो भी वीटो राइट होगा, जो क्रूशियल डिसीजन लेने हैं, तो वो भी फिर उन्हीं के पास जाएगा ना। तो इसी चीज का खतरा होता है प्राइवेट प्राइवेट वालों को, तो वो तभी हमेशा जब भी सरकार कोई चीज बेचती है ना, तो इसके ऊपर इस तरीके से उसको ग्रैब करते हैं कि ज्यादातर स्टेक प्राइवेट वालों को मिले। ओके, तो अगर मेजोरिटी स्टेक सरकार के पास रहता है, तो मिनोरिटी स्टेक अगर कोई प्राइवेट खरीदता है ना, तो उसको खतरा यही रहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना वीटो राइट इस्तेमाल करके मतलब कुछ ऐसा डिसीजन ना दे दे कि मतलब जिससे आने वाले समय में बिजनेस ही आगे ग्रो ना कर पाए। ओके, तो ये चिंता रहती है, इसलिए मैंने एयर इंडिया की आपको एग्जांपल दी थी। तब यहाँ पर जब 100% का पैकेज दिया भारत सरकार ने कि सारा स्टेक खरीद लो, तब जाकर जो है ना प्लेयर्स, प्राइवेट प्लेयर्स आगे आए और खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। ओके, तो अभी बिडिंग वगैरह लगेगी, तभी पता चलेगा कि कौन खरीदेगा इसको। और आगे बात करें कि अभी जो दूसरा सिद्धांत है ना, तो अभी उसको तो फर्दर फ्लैश आउट कर दिया, मतलब गुदा निकाल दिया उसका। अगर जो अभी का जो बजट है उसमें, तो यहाँ पर 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रेजेंस है, अच्छी खासी प्रेजेंस है। तो पहला यहाँ पर सेक्टर है एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस। ओके, दूसरा हो गया ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, तीसरा हो गया पावर, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल्स, और चौथा हो गया बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विस। तो ये 4 सेक्टर्स है जहां पर बखूबी भारत सरकार की अच्छी खासी प्रेजेंस अभी भी मौजूद है। तो यहाँ पर भारत सरकार की जो प्रेजेंस है वो मीनिंगफुल है, और साथ ही साथ ना संगठित है, मतलब इकट्ठे रूप में मतलब काम कर रहे हैं जो सभी इदारे, जहां पर मैंने अभी ये 4 सेक्टर्स की बात की है। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर बहुत ही गिने चुने ऐसे सीपीएसईज होंगे, ओके, मतलब कि जो कि जेन्युइनली लार्ज है, सही पैमाने पर अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो कैपेबल है कि वो नेशनल इंटरेस्ट में जो है भागीदारी दे सके और अच्छी खासी एफिशिएंसी जो है ना, कोऑर्डिनेटेड एफिशिएंसी लेकर आगे जो है ना अपने आप को परस्यू कर सके, भारत की इकोनॉमी में वो योगदान दे। तो अभी अगर इसी सिद्धांतों के साथ अब अगर आगे आगे बढ़ते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो उनको जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स है उनके साथ मिक्सड अप नहीं किया है, दोनों को अलग अलग रखा है।
ओके, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स क्या है और जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो इन दोनों को अलग अलग लेकर जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, तो यहाँ पर कोई मतलब तंग फाइनेंशियल कंसिडरेशन के यहाँ पर अंतर्गत नहीं बनाई गई है। ओके, उसके हिसाब से उसका आधार नहीं बनाया गया है। ओके, तो इसके अलावा यही बात कर रहे हैं कि जो ये सीपीएसईज है ना, तो मतलब चाहे वो प्रॉफिट में है चाहे कम प्रॉफिट में है, तो उनको भारत सरकार मतलब बेच सकती है जिस हिसाब से यहाँ पर चाहे भारत सरकार की जो अच्छा आगे बिजनेस दे दे। तो यहाँ पर सभी सीपीएसईज के ऊपर भी ये बात ढुकती है, यहाँ पर किसी जो है गिने चुने सीपीएसईज के ऊपर भी ये बात ढुक सकती है कि मतलब कि ऐसा नहीं देखा जा रहा कि कहीं मतलब कि फाइनेंशियल डिस्टोर्शन होगी किसी सीपीएसई में, मतलब अगर अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा तो उसी को बेचना है। तो यहाँ पर कोई भी अप्रोच भारत सरकार लेकर चल सकती है अगर यहाँ पर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ही काम करना है। देखो, तो अभी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव यही कह रहे हैं कि जो सीपीएसई हैं सरकारी अदारे हैं, तो जहां पर की सरकार को लगता है कि प्राइवेट सेक्टर को आगे आना चाहिए, तो वहां पर डिसइन्वेस्टमेंट सरकार करने जा रही है। और ये बजट यही बात दर्शा रहा है, इस साल का बजट जो है। ओके, तो मतलब मुद्दा ये है, तो मतलब ये चीज नहीं देखी जाएगी कि मतलब कोई बिजनेस अच्छा नहीं दे रहा है भारत सरकार को तो तभी जो है उसको बेचना है दूसरे को। तो यहाँ पर देखो, अगर कोई अच्छा बिजनेस ही नहीं दे रहा तो अगर प्राइवेट सेक्टर उसको खरीदेगा भी तो वो भी सोच समझ कर खरीदेगा ना। तो अगर ऐसे ही हम उसको बेच देंगे तो प्राइवेट सेक्टर भी कोई आगे नहीं आएगा इतनी जल्दी से, कि मतलब कि हमें कोई ऐसी चीज मिल रही है जो पिछले काफी सालों से लॉस में है, जो अच्छे अच्छे तरीके से बिजनेस नहीं कर पाया। तो ये सब स्ट्रेटेजीज होती है जिनके ऊपर जो है सही तरीके से फोकस करके चलना होता है। अगर सही स्ट्रेटेजी अपनाकर चलते तभी जो है ना सही मुकाम तक जो है कोई सरकार कोई देश जो है पहुंच सकता है। और आगे यहाँ पर बात करें कि टाइमिंग अभी सबसे बढ़िया चल रही है, तो अभी जो सीपीएसई है ना, तो अभी अभी लगातार पिछले कुछ सालों से मतलब लगातार ना नीचे की ओर जा रहे हैं। मतलब उनका जो रेवेन्यू है जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर 2009-10 और यहाँ पर 2018-19 के बीच की यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जो नेट रेवेन्यू है ना, जो यहाँ पर जितना भी कैपिटल एम्प्लॉयड किया गया है इन सीपीएसई में, तो वहां पर रेवेन्यू की कमी देखने को मिली है। तो 137% से यहाँ पर गिरकर 92.6% के आसपास आ गया है। तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट टू कैपिटल जो यहाँ पर एम्प्लॉय किया गया, तो वो भी कम हुआ है, प्रॉफिट भी कम हुआ है। तो 10.15% से यहाँ पर आधा हो गया है, 5.56% आ गया है। ओके, तो सीपीएसई को अभी नई इन्वेस्टमेंट चाहिए, नई यहाँ पर फ्रेश मैनेजर यहाँ पर थिंकिंग चाहिए, मतलब अच्छी मैनेजमेंट चाहिए जो कि अच्छे तरीके से नई अप्रोच लगाकर सोचे और देखे कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स है, किनको सही करना और किस तरीके से इसको आगे बढ़े। नई इनोवेशन चाहिए, नई रिसर्च चाहिए। ओके, समय के हिसाब से। तो ये प्राइवेट बायर्स अगर होंगे ना तो वो ये सब काम अच्छे से कर पाएंगे, अच्छी मैनेजमेंट दे पाएंगे और अच्छे तरीके से ना उस कंपनी को सीपीएसई को आगे बढ़ा पाएंगे। तो यहाँ पर इसको बेस्ट प्लेस यहाँ पर कहा जा रहा है ऑथर की तरफ से कि जो कि जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है ना इन फर्म्स का, जिसको कि वो अनलॉक कर सकते हैं। तो इसलिए ये भी एक रीजन दे रहे हैं कि मतलब रेवेन्यू फॉल हो रहा है, अगर इनको बेचते हैं तो अच्छा खासा जो है ना पोटेंशियल निकल कर आ सकता है, अच्छी खासी इकोनॉमी को ये देन हो सकते हैं जो हमारे ये सीपीएसई है, अगर सही हाथों में जाते हैं तो। और इसके अलावा आगे क्या बात कर रहे हैं, तो आगे यहाँ पर कह रहे हैं 2019 का इकोनॉमिक सर्वे जो आया था, तो इकोनॉमिक सर्वे देखो हर साल आता है, ये 2 वॉल्यूम्स में आता है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। और इसमें ना पूरी यहाँ पर जो इकोनॉमी में जो चीजें हो चुकी होती हैं उसका पूरा बकायदा सर्वे किया जाता है। और सर्वे में यहाँ पर चैप्टर वाइज ना 8 9 10 चैप्टर यहाँ पर बनाए जाते हैं, तो उसके हिसाब से डिटेलिंग में बात की जाती है कि कौन कौन से सेक्टर में क्या प्रगति रही, मतलब एक 6 महीने के अंदर अंदर किस तरीके से हम आगे बढ़े। ओके, तो ये 2 वॉल्यूम्स में आता है। तो ये 2019 के इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे हैं कि उन्होंने भी उस सर्वे में भी ना इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर स्ट्रेस दिया गया। यहाँ पर बात की गई एनालिसिस ऑन रियलाइज्ड एफिशिएंसी गेन्स फ्रॉम द प्राइवेटाइजेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर जो एनालिसिस किया गया कि एफिशिएंसी कहाँ पर आ रही है, अगर हम यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बात करें, तो अगर भारत के संदर्भ में अगर बात की जाती है, तो यहाँ पर ये पाया गया कि जो अगर सीपीएसई को अगर प्राइवेटाइज करते हैं ना, तो यहाँ पर उनके पास काफी क्षमता है कि वो ज्यादा धन जो है ना, ज्यादा दौलत जो है इकट्ठी कर सकते हैं उन्हीं रिसोर्सेज से जिनको कि वो पहले अगर सरकारी जो है ना शाया के अंतर्गत लेकर काम कर रहे थे, जिन रिसोर्सेज को वो यूटिलाइज कर रहे थे, तो वो सिर्फ उन्हीं को अगर रिसोर्सेज को अच्छे से प्राइवेट सेक्टर यूटिलाइज करता है ना, अगर वो सीपीएसई को खरीद लेते हैं, तो यहाँ पर ये चीज की कंफर्मेशन दे रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन ना बड़े पैमाने पर जो पोटेंशियल है सीपीएसई का उसको अनलॉक कर सकता है और बड़े पैमाने पर दौलत जो है ना वो कमा सकता है। यहाँ पर बात की जा रही है द चैप्टर बॉस्टर्स फॉर एग्रेसिव डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ सीपीएसई। तो मतलब यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे में यही बात की गई है कि मतलब सही तरीके से एग्रेसिवली जो है ना डिसइन्वेस्टमेंट करनी चाहिए सीपीएसई की। ओके, जो सरकारी अदारे, तो सरकार को चाहिए अपना स्टेक बेचे, मेजोरिटी बेचे और ज्यादातर यहाँ पर हिस्सेदारी प्राइवेट को दे, तो वही यहाँ पर मैनेजमेंट पोजीशन संभाले, वही की डिसीजंस लें और वही जो है ना उसको आगे रन करें सीपीएसई को, तभी जो है ना ये प्रॉफिट में आ पाएंगे, तभी उन्हीं रिसोर्सेज को यूज करके वो इसका पोटेंशियल अनलॉक कर पाएंगे।
तो अभी ये 3 डेकेड्स पहले की बात कर रहे हैं, 30 साल पहले की बात करेंगे, जहां पर कि इंडियंस को वेट करना पड़ता था सालों साल जब एक लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन लेना होता था। ओके, तो लैंडलाइन जहां पर वायर्स लगी होती है, तो घर में एक रिसीवर वाला फोन होता था जिसको कि आप यूज करके बातचीत करते थे। तो उसके उसका कनेक्शन लेने के लिए भी यहाँ पर लाइन में लगना पड़ता था। ओके, तो यहाँ पर टेलीकॉम डिपार्टमेंट से अगर आप कनेक्शन लेने जा रहे हो तो आज के दिन में देखो, भारत जो है ना वर्ल्ड का हाईएस्ट पर कैपिटा डाटा कंजप्शन कंट्री है, और जहां पर चीपेस्ट डाटा रेट्स है, मतलब दुनिया में सबसे कम जो डाटा रेट्स हैं, तो वो इंडिया में ही है। मतलब जो आपको रिचार्ज मिलता है 1 महीने का, 2 महीने का, या 10 रुपए का, जितना भी मिलता है, सबसे सस्ता है पूरी दुनिया में से। और मतलब सबसे ज्यादा डाटा कंजप्शन भी भारत में ही होती है। ओके, तो यहाँ पर ये जस्ट एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो इंडियन स्टेट है ना, तो एग्जिटिंग एंड अलोकेटिंग अलोइंग प्राइवेट कंपटीशन, तो इसीलिए यहाँ पर भारत सरकार जो है ना खुद पीछे हट रही है और ज्यादातर कोशिश कर रही है कि प्राइवेट कंपटीशन बनाया जाए। अगर प्राइवेट कंपटीशन बढ़ेगा ना, तो उतने ही सस्ते दाम हमें मिलेंगे और अच्छा क्वालिटी डाटा जो है ना वो हमें मिलता रहेगा। मतलब ये तो सिर्फ एग्जाम्पल की तौर की बात कर रहे हैं ना। तो अभी इसी इसी चीज को अगर अलग अलग फॉर्म्स में भी हम यहाँ पर लगाए ना, तो हमें ऐसे ही यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलेगा, जहां पर जो सरकार है ना, अगर वो पीछे हटती है तो वो एग्जिट करती है। जैसे देखो, अभी ये जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, तो अभी अगर ये आगे बढ़ी है तो बीएसएनएल पीछे हट गया है। बीएसएनएल के मतलब इतना खास परफॉर्मेंस नहीं निकल कर आ रही है। ओके, तो मतलब जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं तो वो आगे बढ़ चढ़ कर लेकर आए। तो सरकार यही चाह रही है कि अपने आप को पीछे करो और प्राइवेट कंपटीशन दो, और अच्छा खासा बेनिफिट किसको मिलेगा? कंज्यूमर्स को। और आगे आखिर में बात करें कि भारत को एक अच्छे इकोनॉमिक मॉडल की जरूरत है, बल्कि जो इस तरीके से काम करे कि जो भारत सरकार के दायरे के अंतर्गत अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाए। ओके, अप्रोच के अंतर्गत जो ना अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाए। तो यहाँ पर एक अच्छा हल्का सा टच हमें रेगुलेटरी अप्रोच में भी देना होगा कि इस तरीके से रेगुलेट करे इकोनॉमिक मॉडल को। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा जो है ना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालेगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर। और यहाँ पर इस मॉडल में यहाँ पर इस तरीके से भी ना इसको बनाना होगा, रेगुलेट करना होगा कि सोशल वेलफेयर भी हो, और साथ ही साथ जो यहाँ पर जो एनिमल स्पिरिट्स है, हमारे जो यंग वर्क फोर्स है, तो उसको भी हम कैटलाइज कर सके। तो ये एनिमल स्पिरिट क्या होती है? तो एनिमल स्पिरिट ना इकोनॉमिक्स में इस टर्म को हम यूज करते हैं, जो भी इमोशंस होते हैं, जैसे कॉन्फिडेंस हो गया, या फिर आशा की यहाँ पर उम्मीद होगी, मतलब आशा होगी किसी, मतलब क्या आने वाले समय में किस तरीके से वो पर्टिकुलर कंपनी ग्रो करेगी, या फिर डर रहता है कि कहीं पैसा डूब ना जाए। ओके, तो ये सब यहाँ पर जब इमोशंस आते हैं, तो यहाँ पर एनिमल स्पिरिट का नाम उनको दिया जाता है। ओके, तो मतलब उसको भी कैटलाइज करना है कि मोटिवेट करते रहना है कि किस तरीके से वो सही तरीके से इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में काम करते रहे। तो यहाँ पर जो पॉलिसी फीचर्स है, जो सबसेक्शन दिया गया है, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन एनेक्चर 3 ऑफ द 2021 बजट, तो यहाँ पर वो सीधी सीधी बात कर रहा है कि यहाँ पर जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स है, तो वहां पर सीपीएसईस को प्राइवेटाइज किया जाएगा, और नहीं तो उनको बंद कर दिया जाएगा। तो सीधी सीधी डायरेक्शन इस यहाँ पर इस वर्ड में लिखी हुई है, एनेक्चर 3 में लिखी हुई है। ओके, तो यहाँ पर आने वाले समय में काफी जो है ना ये मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट इसको कहा जा रहा है। तो आने वाले समय में अगर इसी तरीके से इसी पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ते हैं, ओके, तो मतलब काफी अच्छे तरीके से हमारी इकोनॉमी ग्रो जो है कर सकती है। और अगर इम्प्लीमेंट होती ना चीज, तभी बात बनेगी। देखो, बात तो 2000 के बजट में भी की गई थी कि मतलब कि हम जो है जो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं उनको बेचेंगे या फिर सेल करेंगे। तो वही बात 20 साल बाद अभी की जा रही है। तो अभी बात तो तभी बनेगी ना, बिल्कुल इसी जो बजट में लिखा गया है इसी के अकॉर्डिंग भारत सरकार आगे बढ़े, तो तब जाकर हम कह सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन का आगे आने वाले समय में काफी फायदा होगा। तो जो राइटर है वो डायरेक्टर है स्माही फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च में। तो अभी बारी है आज के इकोनॉमिक कंसेप्ट की। तो आज का जो टॉपिक है वो है कंस्पिशियस कंजप्शन। ओके, तो यहाँ पर ये कंस्पिशियस कंजप्शन क्या होती है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ऐसी कोई भी कंजप्शन जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दिखावे के लिए की जाए, मतलब कि कोई उसका यूटिलिटी एस्पेक्ट नहीं है कि उसको यूटिलाइज करना है सही तरीके से, जैसे नॉर्मल हम कंजप्शन करते हैं किसी भी चीज की। तो यहाँ पर ये काम सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए किया जाता है। एक तो कंजप्शन होती है, जैसे आपने बाइक वगैरह ली तो उसको आप चलाओगे। ओके, तो उसको आप उसको यूज करोगे। ओके, तो अभी कुछ बातें, कुछ चीजें ऐसी, कुछ कंजप्शन ऐसी होती है जो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए होती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहे हैं, जैसे डायमंड को, हीरे को यूज करते हैं, सैंडल्स में उनको जड़ा जाता है। ओके, तो यहाँ पर घड़ियों में जो है डायमंड्स को जड़ा जाता है, पेन्स में डायमंड्स को जड़ा जाता है। बिल्कुल ऐसे जैसे मोबाइल फोन हो तो वहां पर भी डायमंड्स को जड़ा जाता है, जहाँ सोने का कवर चलाया जाता है। तो ये सब कुछ दिखावे के लिए होता है। तो ऐसी कोई भी कंजप्शन जो दिखावे के लिए हो, तो हम उसको कंस्पिशियस कंजप्शन जो है ना वो कहते हैं। ये था पूरा का पूरा सिनेरियो। तो कैसा लगा आपको डिस्कशन, कैसा लगा आर्टिकल? तो मुझे फीडबैक अपना जरूर दें और शेयर करें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा। और जो बाकी न्यूज, इंपॉर्टेंट न्यूज बची है ना, तो वो आपको जो है मिलती रहेगी, जैसे आपको डेली मिल रही है। मतलब 4 या 5 वीडियोस डेली आपको मिलती हैं उसके रिगार्डिंग।
तो अभी कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज मैंने नहीं छोड़ी है। तो इकोनॉमिक टाइम से जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकलती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो भारत सरकार के द्वारा कोई स्कीम्स आती हैं या न्यूज आती है तो उसको भी हम डिस्कस करते ही चलेंगे। तो वो भी वीडियोस आपको रूटीन रूटीन मैनर में मिलती रहेगी, चिंता नहीं करनी है। सभी करंट अफेयर्स को हम फॉलो करके चलेंगे। तो एडिटोरियल डिस्कशन में हम कोशिश करेंगे कि एडिटोरियल्स को ही डिटेल में हम डिस्कस करें। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसके आंसर देना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।